Hello everyone. Let's do a quick revision for our assistant professor exam. We will be covering general knowledge part 6, that is polity. Let's begin. I am Shikha, your sociology educator. We will be doing polity and some of the important topics from polity, and the first one is fundamental rights. So before we begin, we should know that how many parts are there in our constitution. तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं. 25 parts are given in our constitution. एंड उसमें हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और टोटल आर्टिकल इस वक्त हमारे 470 हैं. ठीक है, 470 टोटल आर्टिकल्स हैं. जब संविधान बना था तब हमारे में 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली, अब वो बढ़ करके 470 हो गए हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, फंडामेंटल राइट्स को हम लोगों ने 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी. तो राइट टू इक्वालिटी जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है वो दिया है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में. ठीक है, तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी इंसान के साथ आप भेदभाव या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसके धर्म, कलर, कास्ट, उसके सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के. ठीक है, फिर है आर्टिकल 16. तो आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो आर्टिकल 16 बताता है कि हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, फिर है आर्टिकल 17. तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने की बात करता है कि वन शुड नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी. ठीक है, फिर है आर्टिकल 18 दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब है कि कोई भी अपने नाम के आगे राजा या महाराज इस तरह से खुद को एड्रेस नहीं कर सकता है. ठीक है, तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कम्स अंडर आर्टिकल 18. ठीक है, फिर है राइट टू फ्रीडम. तो राइट टू फ्रीडम आता है हमारे आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक. तो आर्टिकल 19 जो है हमारा वो है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स. एक सेकेंड. ओके, तो जो हमारा आर्टिकल 19 है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग. पहला तो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है, पहला है हमारा सी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच. फिर बात करता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, और आप अपना कौन सा प्रोफेशन चुनोगे उसकी भी आज़ादी. ठीक है, तो दिस कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19. तो 19 जो 19 आर्टिकल है हमारा, तो वो हमें उसके अंदर 6 राइट्स देता है. वो 6 राइट्स कौन से हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फिर है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कि आप अपने भारत देश में कहीं भी आ जा सकते हो. ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस कि आप जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकते हो, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन कि आप अपने लिए कौन सा काम चुनोगे उसकी भी आज़ादी. ठीक है, तो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 19. फिर है आर्टिकल 20. फिर आर्टिकल 20 की बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. ठीक है, फिर है आर्टिकल 21. फिर वो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कम्स अंडर आर्टिकल 21. फिर है आर्टिकल 21A जिसमें कि है हमारा राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन कि हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार तो है. ठीक है, फिर है आर्टिकल 22. तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. ठीक है, तो अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन मिलता है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 22. हैव कवर्ड राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम. नाउ वी विल कम टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है हमारा आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24. आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, और आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. देखो पहले तो कह रहा है आर्टिकल जो 23 है वो बोल रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर पूरी तरह से प्रोहिबिट होना चाहिए, और साथ ही साथ आप बच्चों को फैक्ट्रीज में एज अ चाइल्ड लेबर नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है, तो चाइल्ड लेबर बंद करने की बात करता है आर्टिकल 24. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर पे प्रोहिबिट किया है, और प्लस आर्टिकल 24 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. ठीक है, देन कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कम्स फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28.
तो आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। ठीक है, कि आप अपनी स्व इच्छा से अपने उससे कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो और उसे प्रोपोगेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप अपने रिलीजियस अफेयर को किस तरह से मैनेज करोगे उसकी भी आज़ादी आपको है। फिर है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप उसमें आपको फ्रीडम है टैक्सेस देने की, उसको प्रमोट करने की किसी भी तरह से। ठीक है, देन कम्स आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो कुछ हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे आप अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, लेकिन ये आप हर जगह नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो कुछ जो इस तरह के जो अलग से स्कूल्स होते हैं, जैसे कि मदरसा है जहाँ पे आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं मुस्लिम स्कूल्स में, और ऐसे ही हमारे हिंदुओं में भी कुछ स्कूल है जहाँ पे आपको हिंदू कल्चर और वो सब रिलीजियस चीज़ें सिखाई जाती हैं, पास ऑन की जाती हैं। तो ये स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, आप हर गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देन कम्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आता है हमारा आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि हमें माइनॉरिटीज़ के भी इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। एंड आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को भी राइट देता है कि वो अपने मर्जी से, अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करें, उनको रन करें। ठीक है, देन द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 बात करता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जब भी हम आपको अपने मूल अधिकारों का हनन होते दिखता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की तरफ जाते हो। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए कोर्ट क्या करती है, रिट जारी करती है। तो वो रिट्स कितने टाइप की है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंटो। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 32 के अंडर रिट जारी करता है टू इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन, है ना, कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो उसको वो अधिकार दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट है वो रिट जो इशू करता है वो अंडर आर्टिकल 226 करता है। ठीक है, तो पहले नेक्स्ट वन इज डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो डीपीएसपीज है हमारे वो गिवन है पार्ट 4 में। पार्ट 4 में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर गिवन एंड दिस कम्स अंडर आर्टिकल फ्रॉम 36 to 51। तो हमने जो डीपीएसपीज हैं वो लिए हैं हमारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज वी हैव टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर है आर्टिकल 37, दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ठीक है, तो आर्टिकल 37 बताता है कि जो हमारे डीपीएसपीज हैं दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए डीपीएसपीज प्लेज अ फंडामेंटल रोल। ठीक है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, और साथ में कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो डीपीएसपीज के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे कानून बनाते वक्त। ठीक है, तो आर्टिकल 37 टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपीज वाइल मेकिंग लॉज फॉर द स्टेट। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो लोगों की भलाई के लिए सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना। ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 के सेवरल पार्ट्स है। द फर्स्ट पार्ट बोलता है द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बी टॉक्स अबाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ को एक जगह कंसंट्रेट ना हो, इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। डी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो समान कार्य के लिए सामान्य पे होना चाहिए सबका। ई प्रोफेशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम फोर्सिबल अब्यूज। द लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो हर बच्चे को हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 39A, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 39A टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। ठीक है, तो हर गरीब इंसान को
न्याय के लिए लीगल एड फ्री में मिलना चाहिए, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 39A। ठीक है, फिर आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। देन कम्स आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। फिर आर्टिकल 43A, वो बात करता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। वो कहता है कि इंडस्ट्रीज में जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा 43B, तो 43B टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कहते हैं जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको और प्रमोट करना चाहिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अगर आप एग्जाम्पल देखिए तो ये जो अमूल है, दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसमें क्या होता है कि ये जो अमूल कंपनी है ये हर गांव में जा जाके वहाँ के किसानों से दूध लेती है और उनको पैसे देती है, फिर उनका दूध ला के पैक वैक करके हम उनको बेचते हैं। तो ये एक पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला सिस्टम है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, फिर है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न इट। आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। कि कोई भी बच्चा जो 6 साल से छोटा है तो एक तो उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 45। फिर आर्टिकल 46, तो आर्टिकल 46 बात करता है एजुकेशन के प्रमोशन की और SC STs और वीकर सेक्शन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और प्लस उनके एजुकेशन को बढ़ाने की बात करता है। आर्टिकल 46 प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड वीकर सेक्शन। देन कम्स आर्टिकल 47, तो आर्टिकल 47 बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, तो 47 बताता है कि स्टेट की जो ड्यूटी है उसमें से क्या है कि आपको अपने स्टेट में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है और पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव कराना है, साथ ही साथ इंटॉक्सिकेंट्स के कंजप्शन को प्रोहिबिट करना है। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 47। ओके, तो अभी हम लोगों ने DPSPs कवर किया है और फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से